Good afternoon, students. Welcome to the class of science. As you know, चैप्टर नंबर 7 सातवां चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो कि आपका है जीवों में विविधता। देखिएगा, तो इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तक की। आज आगे बढ़ाते हैं उस क्लासिफिकेशन को। अगला हमारा जो पादप जगत आता है उसको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म। देखिए, एंजियोस्पर्म से पहले हमने बात करी है जिम्नोस्पर्म की, जिनको कि अनावर्त बीजी भी कहा जाता है, क्योंकि वहां बीज के ऊपर एक आवरण जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो आवरण नहीं होने की वजह से उनको नाम दिया गया अनावर्त बीजी। इसी तरह से अब जो प्लांट की हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म, इनको नाम दिया जाता है आवृत बीजी। और जैसा कि आपको याद होगा, हमने थैलोफाइटा को कहा था आद्य पादप, इनको कहा जाता है विकसित पादप, यानी जो सबसे विकसित पादप माने जाते हैं वो एंजियोस्पर्म के सदस्य। ऐसा क्यों है, इनको क्यों विकसित माना जा रहा है, कोई तो वजह होगी। तो देखिए, हम वजहों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लगातार करते आ रहे हैं टेरिडोफाइटा के साथ से, जड़, तना, पत्ती यहाँ पूरी तरह से विभेदित है, यानी जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट विभेदन यहाँ देखने को मिलेगा। यानी तीनों को हम अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। इवन एक और जानकारी यहाँ पे आती है कि जो आवर्त बीजी के सदस्य हैं, इनको दो प्रमुख भागों में आगे बांटा गया है। देखिए वो कौन कौन है। एक को हम कहते हैं एक बीजपत्री, और दूसरे वाले को कहा जाता है द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट। एक है द्विबीजपत्री और दूसरे वाले को कहा जाता है द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट। अब ये मोनोकोट और जो डाइकोट है वो एक्चुअली बीज में जो बीजपत्र है उसकी संख्या के आधार पर माने जाते हैं। अगर बीज पत्र की संख्या एक है, एक बीज पत्र है, तो नाम दिया जाता है एक बीजपत्री। अगर एक से ज्यादा बीज है, दो है मान लीजिए, दो से ज्यादा तो खैर होते भी नहीं है, उसको नाम दिया जाता है द्विबीजपत्री। अब इनके एग्जांपल भी अपन यहीं पे ले लेते हैं। आप लोग जानते हैं मक्का, बाजरा, मक्का आपकी, बाजरा आपका, चावल भी आपका, गेहूं भी आपका, ये सभी जो है एक बीजपत्री में शामिल किए जाते हैं। द्विबीजपत्री की बात करें, सभी दालें आपकी, सभी की सब जो दालें हैं वो द्विबीजपत्री में आते हैं। सरसों आपकी, और अधिकांश जो वृक्ष हैं, अधिकांश वृक्ष की हम बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं बरगद का जो वृक्ष है, खिजड़ी का जो वृक्ष है, नीम का, पीपल का, ये जो वृक्ष हैं द्विबीजपत्री में शामिल किए जाते हैं। तो ये दो कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब और जो कुछ लक्षण यहाँ पे स्पष्ट वाले जो दिखाई देते हैं इस समूह के सदस्यों में, उत्तक की हम जो बात करते हैं, हालांकि उत्तक का विभेदन हो चुका है। कौन सी क्लास से, थैलोफाइटा में ही उत्तक जैसी संरचना बनना प्रारंभ हो जाती है। जहां बहुकोशिकीय संरचना बनेगी, इसका मतलब उत्तक डेफिनेटली वहां पे बनेगा, उत्तक तो बनेगा ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे उत्तक और ज्यादा विशिष्ट हो जाते हैं, स्पष्ट भी हो जाते हैं, और विशिष्ट प्रकार के कार्यों का संपादन वो करने लग जाते हैं। सरल उत्तक आप लोग जानते हैं, सरल उत्तक जिनमें कि पेरेनकाइमा, मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक को शामिल किया जाता है। तो जटिल उत्तक जो कि आप लोग सभी जानते हैं, टेरिडोफाइटा पहला पादप समूह था जहां पे जटिल उत्तक देखे गए हैं, जाइलम और फ्लेम यहां पर भी स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं और कुछ विशिष्ट संरचनाओं की जो हमें स्पष्ट विभेदन करवाती हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ। देखिएगा, जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि बीज के बाहर आवरण नहीं है, बीज पर आवरण नहीं है, यहाँ पे बीज पर आवरण है, यानी हम कह सकते हैं बीज आवरण युक्त है। ओके, इसके अलावा जो खास बात इनकी आती है, यहाँ पे पुष्प का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आवर्त बीजी हैं वो पुष्पीय पादप कहलाते हैं। पुष्पों का निर्माण यहाँ पे होगा, जब पुष्प बनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पुष्प के अंदर लैंगिक अंग भी पाए जाते हैं। पादपों के जो लैंगिक अंग हैं वो पुष्प के अंदर ही पाए जाते हैं। स्पष्ट यहाँ विभेदन देखने को मिलता है। तो ये आपका विकसित वाला पादप समूह जिसको कि एंजियोस्पर्म कहा जाता है, इसके पादप आप जानते हैं अधिकांश जो पादप हैं स्थलीय श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो ये हमने पूरा वर्गीकरण कर लिया है पादप जगत का।
इसके बाद पंच जगत का जो अंतिम जगत हमने देखा था एनिमेलिया, उस एनिमेलिया की अब बात करते हैं। एनिमेलिया जिसमें एक्चुअली जंतु जगत को शामिल किया जाता है। एनिमेलिया जिसको कि अपन कहते हैं जंतु जगत, यहां पर जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण में कुछ आधार रखे गए हैं। जैसे कि बात कर ले पहले हम वर्गीकरण का आधार, किस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो आता है कोशिकीय संगठन, या हम कह सकते हैं शारीरिक संगठन। पहला जो आधार है वो है शारीरिक संगठन। जीव द्रव्य स्तर का है, ऊतक स्तर का है, अंग स्तर का है, यह मैंने पहले भी बात करी थी। दूसरा यहां पे आता है सीलोम। सीलोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति। देखिए सीलोम क्या है, देह गुहा कहते हैं। सीलोम को कहा जाता है देह गुहा, और देह गुहा वह संरचना है जो सबसे बाहर देह भित्ति और आंतरांगों के बीच पाई जाती है। यानी जो देह भित्ति है, देह भित्ति जो शरीर की सबसे बाहर वाली संरचना होती है। मान लीजिए सूक्ष्म, जैसे हमारी अगर बात करें शारीरिक संरचना की, सबसे बाहर है त्वचा, तो त्वचा के नीचे कौन होंगी, मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियों के नीचे कौन है, अस्थियां पाई जाती हैं। वो तो भाई हमारी जो अग्रपाद और पश्चपाद है, हाथ और पैर है, उनकी हम बात करें तो ऐसी संरचना है। अगर हम बात करें हमारे अंतरांगों की, हमारे जनरली अंतरांग कहाँ पे है, जो हमारा वक्ष और उदर वाला, यहाँ वाला ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, वक्ष और उदर वाला जो भाग है, हमारे अधिकांश अंतरांग इसी भाग में अवस्थित हैं। पीछे की तरफ आप जानते हैं बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जिसके अंदर की हम जानते हैं स्पाइनल कोड पाई जाती है, स्पाइनल कोड जिसको कि मेरु रज्जु भी कहा जाता है। तो देह भित्ति और फिर आते हैं आंतरांग। देह भित्ति और आंतरांगों के बीच में जो कैविटी है, जो गुहा है, इसको नाम दिया जाता है देह गुहा। तो कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में अनुपस्थित होती है, कुछ में कूट सिलोम होती है, कुछ में ट्रू सिलोम पाई जाती है। तो इसका भी एक आधार माना गया है वर्गीकरण के लिए। उसके बाद अगला जो आधार लिया गया है वो है कशेरुक दंड। कशेरुक दंड जिसको कि रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी है या नहीं, अगर रीढ़ की हड्डी है तो उनको कहा जाता है कशेरुकी, और रीढ़ की हड्डी अगर नहीं है तो उनको कहा जाता है अकशेरुकी। तो इसको भी एक आधार माना गया है वर्गीकरण का। तो ये कुछ बिंदु हैं। और इसके अलावा अब बात करते हैं जनन। एक और जो महत्वपूर्ण आधार मान लिया जाता है जनन स्तर। देखिएगा जनन स्तर सामान्यतः 3 प्रकार के हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर किसी में 2 स्तर हैं तो उसको कहा जाता है द्विस्तरीय, अगर 3 स्तर हैं तो उसको कहा जाता है त्रिस्तरीय। अगर 2 स्तर हैं, 2 कोई से हो सकते हैं तीनों में से। देखिए स्तर कौन है, जनन स्तर है 3। सबसे बाहर वाले को अपन कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के नीचे प्रेजेंट होता है मेसोडर्म, और मेसोडर्म के नीचे उपस्थित होता है एंडोडर्म। तो ये स्तर हैं जो कि जनन स्तर के रूप में माने जाते हैं, और इन्हीं स्तरों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर सजीवों को द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय माना जाता है। एक और संरचना अधिकांशतः ले ली जाती है वर्गीकरण को आधार के रूप में कि इसको भी एक आधार माना जाएगा, और देखिए वो क्या है, वो है सम्मिति। सम्मिति, सम्मिति का मतलब है कि किसी सजीव की अगर हम अनुप्रस्थ काट लें या अनुदैर्ध्य काट लें तो वो बराबर 2 भागों में बटेगा या नहीं बटेगा। अगर 2 बराबर भागों में बट जाता है तो उसको नाम दिया जाता है द्विपार्श्व सम्मिति। यानी किसी शरीर को, ये मान लीजिए कोई संरचना है, इसको इस तरह से काटा गया, ये 2 बराबर भागों में बट गई है, ऐसे काटेंगे तो भी 2 बराबर भागों में बटेगी। तो ऐसी संरचना जो 2 बराबर भागों में बांट सके शरीर को एक काट के द्वारा, उस संरचना को कहते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। और हम हमारी अगर बात करें तो मानव शरीर जो है वो द्विपार्श्व सम्मिति युक्त होता है। हमारी जो सम्मिति है वो कौन सी वाली है, हमारी द्विपार्श्व सम्मिति होती है। ओके, कुछ में सम्मिति नहीं पाई जाती, उनको असम्मित कहा जाता है, और असम्मित में जनरली शामिल किया जाता है प्रोटोजोआ के सदस्यों को। तो ये कुछ आधार थे वर्गीकरण के। इसके बाद अब हम शुरुआत करने वाले हैं वर्गीकरण की, जो जंतु जगत का प्रमुख वर्गीकरण माना जाता है। तो इसको हम वर्गीकरण ही बोलेंगे, इसको नाम तो वर्गीकरण का ही दिया जाएगा। तो फिलहाल हम शुरुआत करने जा रहे हैं जंतु वर्गीकरण। अब देखिए जंतु वर्गीकरण में 2 प्रमुख संघ बनाए गए हैं, 2 प्रमुख समूह बनाए गए हैं। पहले समूह को नाम दिया गया कॉर्डेटा।
सॉरी अपन पहले नॉन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रहेंगे। पहले वाले को नाम दिया गया नॉन कोऑर्डिनेटा, नॉन कोऑर्डिनेटा या इन्हीं को अपन कह देते हैं अकशेरुकी। और दूसरे वाले को नाम दिया गया कोऑर्डिनेटा या कशेरुकी, कोऑर्डिनेटा या कशेरुकी, ये दो प्रमुख समूह बनाए गए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। और दूसरा वाला आपका हो गया कोऑर्डिनेटा या कशेरुकी। किस आधार पर बनाए गए? ये बनाए गए हैं कशेरुक दंड के आधार पर, यानी हम कह सकते हैं जो कशेरुक दंड है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा गया है, कशेरुक दंड की उपस्थिति के आधार पर, अगर कशेरुक दंड उपस्थित है नाम दिया जाएगा कोऑर्डिनेटा, अगर कशेरुक दंड उपस्थित नहीं है तो नाम दिया जाएगा नॉन कोऑर्डिनेटा। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, ये एरो हमने बना दी है। अब नॉन कोऑर्डिनेटा का जो समूह हमने लिया है, इसको फिर आगे संघों में बांटा गया है। वो कौन कौन से संघ एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, फिर आएगा पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, देन प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन एस्केहेल्मिन्थीज, देन एनेलिडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकोर्डेटा। ये सारे शामिल किए जाते हैं नॉन कोऑर्डिनेटा में, या जिनको अपन कह सकते हैं अकशेरुकी। दूसरा हम जो बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेटा की, इसमें देखिए कौन कौन आते हैं। सबसे पहले आपका आएगा पिसीज, इसमें मछली वगैरह को शामिल किया जाता है। फिर आएंगे एम्फीबिया, जिसमें कि फ्रॉग, मेंढक को शामिल किया जाता है। फिर आएंगे रेप्टिलिया, सरीसृप, जिनको हम कहते हैं सांप, छिपकली, मगरमच्छ जो है वो आपके सभी सरीसृपों में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं एवीज, एवीज जिसमें कि बर्ड्स, पक्षियों को शामिल किया जाता है। हम वहां देखेंगे कि कुछ पक्षी इस तरह के भी हैं जिनमें पंख नहीं पाए जाते, अर्थात हम कह सकते हैं वो उड़ान रहित पक्षी होते हैं। और सबसे अंत में हम अध्ययन करेंगे मैमेलिया, जिनको कि स्तनधारी कहा जाता है। तो ये हम डिस्कशन, चर्चा अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को ध्यान से देख के और सुनिएगा, समझिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।